आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे पर आज हम लोग बात करेंगे और अभी जिस ऐसे पर हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। इस पर अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था शुरू में, पहले तो मैंने आपको वो फाइनल स्ट्रक्चर बताया था जिस बेस पर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप उस मार्क के करीब पहुंच सकते हैं जो ऐसे में यूपीएससी के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स है, उतना यूपीएससी देता है, वहाँ तक दे सकता है, जो है 180 आउट ऑफ 250 मार्क्स। अभी तक जो मैक्सिमम मार्क रहा है वो 175 है। इसकी चर्चा मैंने आपसे बहुत पहले की थी जब हमने शुरुआत में डेटाज़ के बेस पर मैराथन की बातें की थी कि हम लोग मैराथन क्लास किस तरीके से करेंगे। उसके बाद मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि किस बेस पर आप ऐसे लिखेंगे। हम काफ़ी टाइम से ऐसे पर बातें करते आ रहे हैं कि वो क्या पार्ट हो सकता है, वही मैं बात कर रहा था। और अब फाइनली मैंने आपसे कहा था कि अब प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और इसके लिए पहले जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है एसेज में प्रीवियस ईयर्स में, उसके 4-5 साल में जो क्वेश्चन आए हैं, उसमें से कुछ एसेज को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। उस पर बातें करेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाए। पहले कुछ पीछे के एसेज लेंगे, फिर धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि यूपीएससी का माइंड समझ में आए। इसीलिए मैंने कुछ पिछले के साल के ऐसे से शुरुआत की है कि अब मान लीजिए एक ही बार अगर आपके सिर पर हिमालय दे दिया जाए, तो वो फटेगा, आपके लिए बर्डन हो जाएगा, हो सकता है आप सहन ना कर पाएँ। इसलिए बेहतर होता है कि प्रोसेस जो हमारा हो राइट हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ऊपर की तरफ जाएँ। फ्रेंड्स, तो अभी जिस ऐसे पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। कुछ साल पहले यूपीएससी ने इसे पूछा था, यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम में मेंस के। इसके रफ़ पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि रफ़ आप किस तरीके से करेंगे। रफ़ के डायमेंशंस पर पर्टिकुलरली मैंने बातें की थी कि क्या डायमेंशंस हो सकते हैं इसको लेकर, कि क्या है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। अगर नेशन का डेस्टिनी शेप करना हो, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको अथॉरिटी दी जाती है, आप इंडिया का डेस्टिनी शेप करो, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से रिलेटेड जो-जो एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें आप बेहतर तरीके से कर इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे डेस्टिनी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसका इकोनॉमिकल पार्ट, सोशल पार्ट, कल्चरल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट, तब तो ओवरऑल जाके इंडिया जो है अपने डेस्टिनी को पा सकेगा। तो सबसे बड़ी जो बात होती है, वो होता है सबसे पहले ऐसे के नेचर को समझना कि ऐसे किस डिज़ाइन से पूछा गया और उसके लिए किन डायमेंशंस की ज़रूरत है। मैंने आपको बहुत सारे बीसों 25 डायमेंशंस लिखाए थे, लेकिन उसमें से कुछ ही आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। अलग-अलग एसेज़ में अलग-अलग डायमेंशंस यूज़ होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अगर 20-25 आप डायमेंशंस यूज़ करेंगे तो वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ही डायमेंशंस सबको यूज़ करने चाहिए। वो कि किस हिसाब से ऐसे पूछा गया, उसका डिज़ाइन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली हम लोग रफ़ की ओवरऑल चीज़ पर बात करेंगे कि रफ़ में आपको क्या कैसे करना है, प्रैक्टिकली बात करेंगे इस ऐसे को लेकर ही। क्या-क्या करना है वो तो हम रफ़ में पहले ही बात कर चुके हैं काफ़ी कुछ। अब देखिए एग्ज़ाम में जब ऐसे की बात आएगी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा वो होगा रफ़। उसमें आपको थोड़ा अच्छा समय लगाना है और उसमें एक बेहतर रफ़ तैयार करना है। एक बार आपका रफ़ तैयार हो गया,
तो आपका दिमाग कहेगा और आपका हाथ चलेगा। फिर आप कम समय में सही से लिख पाएँगे। लेकिन अगर आपने रफ़ सही से नहीं किया, आप इस भरोसे पे लिखना शुरू कर देते हैं कि आपने थोड़ा बहुत रफ़ किया, ठीक स ठीक से नहीं किया और आपने लिखना शुरू कर दिया कि बीच में जो होगा हम सँभाल लेंगे, वो नहीं सँभलेगा। अगर आप इस पैटर्न पर बढ़े, तो पक्का जानिए आप बीच में डाइवर्ट हो जाएँगे टॉपिक से और हो सकता है कि वो फ़्लो ना आ पाए। वो प्रायोरिटी कहीं मिस ना हो जाए कि पहले कौन लिखना है, फिर कौन-सा लिखना है। कहीं भी गड़बड़ हुई तो वो फ़्लो ब्रेक होगा और फ़्लो ब्रेक हुई तो मार्क्स मिस हो जाएगा। इसलिए उस फ़्लो को बनाए रखने के लिए रफ़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको लेकर बात करें कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। डायमेंशंस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसे भी लेंगे। आज कंप्लीट रफ़ को देखने की कोशिश करेंगे कि सामने अगर आपके ऐसे है, तो रफ़ में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस फ़्लो के लिए रफ़ को डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले आपको तो स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए कि वो फाइनल स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने कहा था कि ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा, उसके बारे में। वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब पहला पार्ट जो आपको करना है ऐसे में वो है रफ़ में, ऐसे के रफ़ में वो है डायमेंशंस को ढूँढना। तो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स के लिए हमने डायमेंशन कौन-कौन से ढूँढे थे? सबसे फर्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ये 6 डायमेंशंस हमने ढूँढे थे। अब इसमें करना क्या है, मान लीजिए हिस्टोरिकल हमने चुना, डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो उसमें आप कौन से 2 पॉइंट्स लेंगे या कौन-सा पॉइंट लेंगे, उसे एक लाइन में या आधे लाइन में कुछ वर्ड्स में आप उसके नीचे लिख दीजिए कि आप अगर हिस्टोरिकल एंगल लेने वाले हैं, तो इसके लिए आप हिस्ट्री से कौन-सा एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं। उस एग्ज़ाम्पल का थोड़ा-सा झलक 1-2 वर्ड में या 1 लाइन में आप नीचे लिख दीजिए, 1 या 2 आप जो लेने वाले हैं। फिर सोशल में भी वही करना है, कौन-सा आप इश्यू, कौन-सा मैटर लेने वाले हैं, वो लिखिए। इकोनॉमिकल में लिखिए, कल्चर में लिखिए, पॉलिटिकल में लिखिए, एनवायरमेंटल में लिखिए। ये जब हो जाए आपका कंप्लीट, सबसे बड़ा काम डायमेंशंस को ही हिट करना होता है कि आप कौन-सा डायमेंशन चुन रहे हैं, सबसे बड़ा काम वही है। जब आप लिखने की बारी आएगी तो डायमेंशंस काफ़ी बाद आते हैं, जहाँ से शुरुआत करनी होती है। लेकिन रफ़ में आपको सबसे पहले डायमेंशन कर लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे मेजर चंक है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको मार्क्स दिलाएँगे और आपके एसे को कंप्लीट करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये जब हो जाए आपका डायमेंशन तैयार, तो फिर अब जो आपका स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पे आपको पूरा एसे लिखना है वो फाइनल स्ट्रक्चर, उस बेस पर अपने रफ़ को शेप कर दीजिए। सिंगल कुछ लाइन्स में अपने रफ़ को शेप कर दीजिए। जैसे कि कहा जाता है या मैं बात करूँ तो ऐसे अच्छे ऐसे की, तो आपको शुरुआत या किसी बहुत अच्छे कोट से करनी चाहिए या फिर कोई अच्छे रेफ़रेंस से करनी चाहिए, कि कोई रिपोर्ट आई है, कोई जजमेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कोई स्टोरी है, उसको मैं रेफ़रेंस कह रहा हूँ उससे। जैसे इसके लिए मान लीजिए मैंने लिया ये वाला एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार अपने एक भाषण में कहा था, तो उसे मैं यहाँ मान लीजिए मैं कोट करूँगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्हाइल सजेस्टिंग द पाथ फॉर अ कंट्री टू बी करप्शन फ्री and to become a nation of beautiful minds marked teacher as a key societal member who can make a difference। आप सोचेंगे मैंने इतना सारा रफ में क्यों लिखा है? ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ऐसे की जब आप शुरुआत करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बड़ा लिख रहे हैं तो कहीं-कहीं गलती के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर गलत होगा तो आपको उसको काटना पड़ेगा और शुरुआत में ही अगर कटा-फटा रहा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। एग्ज़ामिनर पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वो जो शुरुआत का एक पार्ट होता है वो कोट वाला या फिर रेफ़रेंस वाला, वो पूरा का पूरा आपको रफ़ में लिख लेना चाहिए, शुरू वाला सिर्फ़। वो आपने लिख लिया तो मैंने ये मान लीजिए लिख लिया कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब सजेस्ट कर रहे थे कि एक कंट्री को करप्शन फ्री होना चाहिए और एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पे ब्यूटीफुल माइंड्स हों, अच्छे माइंड्स हों,
करप्शन वाले माइंड ना हो, तब उन्होंने कहा था कि टीचर जो होता है एक की सोसाइटल मेंबर होता है, मतलब एक ऐसा सोसाइटी का मेंबर है जो कि कुछ डिफरेंस ला सकता है। तो मान लीजिए ऐसा मैंने एक कोट शुरुआत में मैं लिखूँगा तो उसे मैंने पूरा लिख लिया। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि अब आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं, उसको एकाक पॉइंट में कि हाँ, इस पॉइंट को मैं जिसकी आप डिटेलिंग करने वाली हैं, उसका कोई शॉर्ट पार्ट जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, इसकी डिटेलिंग मुझे कैसे करनी है, कोई एक शॉर्ट पार्ट आप यहाँ पे से लिख दीजिए। जैसे इसके लिए मैं बात करूँ, तो इंट्रोडक्शन में मान लीजिए मैं बात करूँगा पेरेंट्स और चाइल्ड की शुरू में बात करूँगा और फिर उसके बाद थोड़ी-सी क्लासरूम की बात करूँगा। इससे मैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या आता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मीनिंग आपको बतानी है। तो इसके लिए मान लीजिए मीनिंग के लिए मैंने 2 क्वेश्चन तैयार किए हैं कि 2 क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगा। मीनिंग किसकी? इस ऐसे की, जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि फ्लो क्रिएट करने के लिए आप ये कहें कि इससे पहले कि हम लोग डायमेंशंस पर आएँ और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से डेस्टिनी जो है एक नेशन का वो क्लासरूम में शेप होता है। पहले ये तो समझ लें कि डेस्टिनी है क्या? और क्लासरूम से हमारा क्या मतलब है? एक ऐसा क्लासरूम जो एक नेशन की डेस्टिनी को शेप कर रहा है। तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए मैं मीनिंग में लूँगा कि व्हाट कुड बी कॉल्ड द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन? इसके बारे में मैं लिखूँगा। तो इसका डेस्टिनी ऑफ अ नेशन एक पार्ट तो मैंने समझा दिया। अभी सरफेस मीनिंग की बात हो रही है। ये तो शुरुआत की बात है कि एक फ्लो क्रिएट करने की। और फिर दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू वी मीन बाय क्लासरूम? क्लासरूम से हम क्या समझ रहे हैं? तो एक इधर बात हो गई, एक इधर भी बात हो गई। ऐसे का सरफेस मीनिंग तो क्रिएट हो गया, वो तो पता चल गया। फिर अब डायमेंशंस को लेकर आएँगे, लेकिन यहाँ पर आप फिर से इसको मत लिखिएगा, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बस डायमेंशंस लिख के छोड़ दीजिएगा। ये एक शेप में करना इसीलिए ज़रूरी है कि आप लिखने वक़्त इधर-उधर ना हो जाएँ। आपको पता हो कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। बीच-बीच में आप इस पेज पर आते रहें ताकि वो फ्लो बना रहे। उसके बाद जब डायमेंशंस इन पर हम बात कर लें वहाँ पर फिर कंक्लूजन की बात होती है। कंक्लूजन आप किस तरीके से करेंगे उसे 1-2 पॉइंट में लिख लीजिए कि जैसे मैं बात करूँ समराइज़्ड रिफ्लेक्शन की, जो भी मैंने ऐसे लिखा है, उसको मैं रिफ्लेक्ट करूँगा शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर कि इस तरह से हमने ये बातें की और ये हमने समझा, वो बता दिया। फिर सिचुएशन इन एब्सेंस ऑफ क्लासरूम्स, हो सकता है मैं कंक्लूजन में ये बात करूँ कि अगर क्लासरूम नहीं होते, तो क्या एक नेशन का डेस्टिनी शेप हो सकता था? ये भी तो एक एंगल हो सकती है बात करने की। यहाँ बात की जा रही है कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, कि एक नेशन का डेस्टिनी उसके क्लासरूम में शेप होता है। अगर क्लासरूम नहीं होता तो क्या होता? उसको लेकर ये प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि कैसे क्लासरूम इम्पोर्टेंट है और एक नेशन का डेस्टिनी शेप कर सकता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अंत में भी एक कोट या रेफरेंस दीजिए, एक अच्छा-सा कि जिससे एक आप स्वीट फिनिश, सॉफ्ट फिनिश कर सकें। जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, वैसे ही आपको अंत करना है। लेकिन हाँ, लास्ट वाला पूरा लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप लिख सकते हैं इसी तरह जैसे हमने इसको लिखा है और या फिर आप लिख के छोड़ सकते हैं कि इसके बारे में लिखना है एक लाइन में, तो आप उसे अंत में लिख इस तरीके से आपका रफ़ चार्ट प्रिपेयर होगा। इसको लेकर हमने ये रफ़ चार्ट प्रिपेयर किया। अब इस बेस पर हमें लाइन बाय लाइन उस ऐसे को लिखना है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे। अब आज हम लोग यहीं रुकेंगे फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास से ये जो हमारा तैयार हुआ, रफ़ तैयार हमारा अब हो गया इसको लेकर, अब ऐसे को लिखना शुरू करना है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।